अगर कोडी रोड्स आपको पसंद नहीं है भाई, तो ये बात पचा पाने के लिए तो आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा कोडी रोड्स ने कर दिया भाई कि बता ही देता हूँ। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज सेल की हम बात करते हैं ना, कि इसने इतनी टी शर्ट बिकवा दी, इसके इतने प्रॉप्स चल रहे हैं, ये सब जो फेनेटिक्स है वो इन सारी चीज़ों को होस्ट करता है, नहीं उसके थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ये जो सारे काम है वो करती है। उन्होंने अपनी एक लिस्ट निकाली है जिसमें टॉप 5 एथलीट में कोडी रोड्स का नेम है। और ये बात ध्यान रखना, फेनेटिक्स वो मतलब ऐसा एक ब्रांड है जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स को केटर करता है। ऐसा नहीं सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात हो रही है, उनके बाकी जो पॉपुलर स्पोर्ट है, यानी कि अब यहाँ पे पूरे उस जगह से ही कंपीट किया जा रहा है, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात नहीं हो रही। और उस लिस्ट में सिर्फ एक बंदा है, टॉप 5 में ही होना बहुत बड़ी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का वहां पे होना ही बड़ी बात है। और उसमें वो नाम सिर्फ कोडी रोड्स का है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मर्च सेल करवाई है, ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की बल्कि फेनेटिक्स की भी, जो कि वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ी थिंग है। अब सोचो भाई, कितनी बातें बोल लो कोडी रोड्स के बारे में, ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, एट द एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को फर्क पड़ता है कि क्या वो बंदा बिजनेस बना के दे रहा है। ये भले ही फैंस के पर्सपेक्टिव से होगा कि भाई हमें क्या, स्टोरी तो बढ़िया नहीं है, वो जो भी कुछ करता रहा, जिस बात को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से बिजनेस सबसे ज्यादा, अगर मर्चेंडाइज की आप बात कर रहे हो तो कोडी रोड्स के कोई बंदा आस पास भी नहीं है। मैं शॉक हूं कि रोमन रेंस उस लिस्ट में कैसे नहीं, मैं लिटरली मैं शॉक हूं, क्योंकि ऐसे देखने में तो लगता है कि हाँ भाई रोमन रेंस बहुत तगड़े वाले पॉपुलर है, लेकिन फिर इस लिस्ट में वो कैसे नहीं आ पा रहे। तो भाई इसके लिए तो मैड रिस्पेक्ट है कोडी रोड्स के लिए, ये काम वो करके दे रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजनेस के हिसाब से भाई बहुत बढ़िया है, टॉप 5 में। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपटीशन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है ओवरऑल जो भी चीजें फेनेटिक्स करता है उस लिस्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाम होना ही बड़ी बात है। और उसमें से भी जो बंदा लेके जा रहा है वो कोडी रोड्स है। आई होप आप समझ पा रहे होगे कितनी बड़ी बात है, इसकी गहराइयां क्या हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। अभी आपको पता है कंफ्यूजन तो हमारे दिमाग में बहुत सारा चल रहा है कि रेसलमेनिया में क्या होगा। कल वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है, कितने सारे पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यूई मैचअप बना सकती है। और कोडी रोड्स क्या रेसलमेनिया से पहले भी टाइटल हार जाएंगे एक सिनेरियो के अंदर, तो सारी चीजों के ऊपर हमने 20 मिनट का एपिसोड बना दिया स्पॉटिफाई पे, लिंक आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा और डब्ल्यूडब्ल्यूई को घुस के देखने में, तो डेफिनेटली स्पॉटिफाई आपके लिए एक डेस्टिनेशन है। हम बात करते हैं रॉक के बारे में और रॉक के स्टेटस के बारे में। तो देखो, रॉक के बारे में हमने ये सुना था कि वो आ जाएंगे 1-2 महीने के अंदर, ऐसा हमको जो है अलग अलग डर्ट शीट्स की तरफ से पता चला। फिलहाल रॉक का स्टेटस कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे देखो ये रेड 1 क्रिसमस मूवी कुछ तो है, ये उसको जो है रॉक करने वाले हैं, और इसकी जो रिलीज डेट होने वाली है वो भी कितनी है, 15 नवंबर की। तो यानी तब तक का जो मामला है शायद वो रॉक का थोड़ा सा बिजी रहने वाला है। और आपको पता है कि इस बार जो सर्वाइवर सीरीज है वो भी थोड़ा सा लेट से आ रही है, नवंबर के महीने में बिल्कुल लास्ट में ये शो होने वाला है। तो शायद तब तक के लिए वो जो शेड्यूल है वो अपना उसको फ्री रख सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि रॉक के लिए अकेला यही काम है या फिर वो बाकी काम करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए नहीं आ सकते, कर तो वो कुछ भी सकते हैं। अब मैनेज करना तो बंदे को आना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। रीजन है उसके पीछे कि अब तो बंदे की जो मोटे पैसे हैं वो भी इस कंपनी में लग चुके हैं। तो ये आपको एक आइडिया दे सकता है कि हाँ ये वो टाइम है जब तक रॉक वापस आ सकते हैं फिर से स्टोरी में, वो ब्लड लाइन की स्टोरी में, वो सिनेमा फिर से वापस लाना है। ये सेथ रॉलिंस के साथ भाई कुछ अलग ही तरीके की चीज हुई। अगर आप ट्विटर पर सेथ रॉलिंस के ट्वीट्स को अच्छे तरीके से देखोगे तो आए दिन उनका आई लव फुटबॉल आई हेट फुटबॉल ट्वीट आता है। उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये रहता है कि जब उनकी टीम जीत जाती है तो वो लव करने लगते हैं, जब हार जाती है तो हेट करने लगते हैं। अभी इस गेम में ये लुकास ऑयल जगह स्टेडियम से ही हो रहा था जहाँ पे रॉयल रंबल भी होने वाली है, वहां से ही सेथ रॉलिंस को जो उठा के बाहर फेंक दे गया। शायद वो गलत वाले फैन जोन के अंदर थे, जो भी है, मतलब इसको लिटरली मत ले लेना, ये चीज़ें इसीलिए करी थी कि ताकि इसके बारे में कुछ जो हेडलाइंस है वो बने। और उसके बाद सेथ रॉलिंस का फिर ट्वीट भी आता है। पीछे यहाँ पे वैसे पैट मैकेफी भी है, तो इनका अलग ही चल रहा है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेके छुट्टियां तो सही जगह मना रहे हैं, ये कहना होगा, क्योंकि हुआ तो कुछ गलत सेथ रॉलिंस के साथ। ब्रॉन्सन रीड ने वैसे रिएक्ट किया इसके ऊपर, ट्वीट देखो आप, वो लिखते हैं कि मेरे रिंग से तो दूर रह क्लाउन, की बीइंग अ गूफ, तू गूफ ही रहे जैसे तेरी हरकतें रहती है। ब्रॉन्सन रीड ने वैसे सही कैपिटलाइज किया कि पता है सेथ रॉलिंस वापस आके ब्रॉन्सन रीड से निपटेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो तब तक मैं ही थोड़ी सी और आग लगा देता हूँ। हाँ जी, तो गोल्डबर्ग का स्पीयर बढ़िया है या फिर ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर बढ़िया है, ये जो डिस्कशन है वो अभी उसके बाद से शुरू हुई, जो मैंने आपको कल फोटो दिखाई थी। अब जे ऊसो के हिसाब से देखो किसका बढ़िया। उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में सिर्फ ये हंसने वाली इमोजी लगा दिया। यार देखो जे ऊसो रिस्पेक्ट है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा स्पीयर उतना तो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो तुम फिर भी उस लिस्ट में थोड़ा सा नीचे आ जाओगे। बट हाँ, अगर अपने ट्राइबल चीफ के बिहाफ पे ये इमोजी तुमने डाली है तो कह सकते हैं। वैसे जे ऊसो को अभी बड़ा मैच भी मिलने वाला ब्रॉन ब्रेकर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, ये शॉर्ट्स तो चलते ही रहते हैं। फाइट 6 के अंदर
फाइनली नया मेंबर आ रहा है तो देखो इनके QR कोड्स पता नहीं ये सब क्या क्या करते रहते हैं, सब कुछ मैं आपको बताता नहीं हूँ क्योंकि इतना दिमाग इस जगह पे क्यों लगाना, वैसे ही कम चीज़ें हैं हमारे पास ज़िंदगी में दिमाग लगाने के लिए। तो अब ये दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी और बंदे को फेवर करने की, उसको अपने साथ लाने की, किसी अपने भाई को साथ लाने की बात हो रही है। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन की स्टोरी तो भी ब्रॉनसन रीड के साथ चल रही है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो गाड़ी है वो बढ़िया तरीके से चलती है तो शायद एक पॉइंट पे लाके फिर इस तरीके से दिखा सकते हैं भाई कि अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को ज़रूरत है वाइट सिक्स की, तो वो फैमिली वाला एंगल शायद लेके आ सकते हैं, शायद उसका हिंट वगैरह कुछ ये है। लेकिन वैसे भी वाइट सिक्स बहुत सारी चीज़ें टीज करते रहते हैं, उसमें से होता कुछ बहुत कम ही है, सब कुछ फ्यूचर के लिए टीज कर रहे हैं, पता नहीं है क्या। तो ऐसा बस इससे भी ये समझो कि कुछ तो शायद हो सकता है, इनिशियली प्लानिंग चल रही है। ज़ीरा फाटू बैड ब्लड में तो नहीं आ रहे लेकिन फ्रेश ब्लड में जरूर आ रहा है। इनका क्या चल रहा है GCW के साथ वो मैंने आपको सब बताया ही है। अब लिमिटलेस रेसलिंग के लिए अपनी अपीयरेंस करने वाले हैं 26 अक्टूबर को, जो फ्रेश ब्लड नाम का शो होने वाला है। अभी इन्होंने WWE के नाम के बैड ब्लड की वजह से निकाल दिया, पता नहीं क्या है, तो ऐसा कह सकते हो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैड ब्लड में लेकिन आ रहे हैं फ्रेश ब्लड में। वैसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, अभी तो बहुत कुछ वैसे भी होना बाकी है। ये बंदा बस अपना स्टेटस इंडीज के अंदर बरकरार रखे, ऐसा ना हो कि WWE सोचे भाई ये बंदा तो सीरियस लेने लायक ही नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा रिकीशी ने क्या बात बोली है जेकब फाटू के बारे में। रिकीशी ये बोलते हैं कि WWE थोड़ा जल्दी पुश कर रही है जेकब फाटू को। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा जेकब फाटू को अपना टैलेंट भी दिखाने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं जितनी ज्यादा चीजें WWE फास्ट पेस पर जेकब फाटू के साथ कर रही है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए कि वो अपना टैलेंट भी जो है लोगों को दिखा सकें और उसके बाद फिर वो एक प्लेटफॉर्म बना के उनको अच्छी तरीके से लॉन्च किया जा सके। मैं क्यों कह रहा हूं आप समझ ही गए होंगे कि रिकीशी ने ऐसी बात बोली है क्योंकि भैया उनके खानदान से किसी बंदे के साथ चीज अच्छी हो रही है और इस बार वो कह रहे हैं कि नहीं ये इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। वैसे थोड़ा सा सेंस तो बन रहा है रिकीशी की बात में, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार टैलेंट भी तो दिखा दो जेकब फाटू को, वो सच में क्या कर सकता है। बट मुझे तो वैसे लग रहा है कि वो अपने ब्रॉल या 1-2-10-15 सेकंड या 20 सेकंड में वो जो एक आध इतने बड़े सीक्वेंसेस कर जाते हैं उससे लोगों को अच्छा आइडिया हो गया। और आजकल लोग वैसे भी अवेयर ही हैं। एक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, आपने देखी थी वो स्टोरी में, जिसमें जेकब फाटू क्या ही कर रहे हैं मतलब इंडी शोज के अंदर, तो उससे ही जेकब फाटू के आने से पहले ही लोगों को पता चल गया था कि इस बंदे में दम है। इसलिए अभी आप सुनोगे नहीं कि कोई बंदा बोल रहा है कि जेकब फाटू को इतना क्यों पुश मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है वो बंदा केपेबल है। प्रीटी डेडली में जो एल्टन प्रिंस हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, मतलब उनके लिए क्या है, उन्होंने ही बताई है कि उन्होंने अपना जो बेबी है उसको वेलकम किया है इस वर्ल्ड में। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एल्टन प्रिंस का बच्चा हुआ है, ठीक है, एल्टन प्रिंस का बच्चा हुआ है, तो समझ रहोगे आप। नहीं समझे तो बहुत भले आदमी हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था WWE के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में, जो पुराने वाले शो को WWE वापस लेके आ रही है। इसकी तो हाइप, इसकी तो जो सब कुछ है वो इतनी तगड़ी है भाई। ऑलमोस्ट जो पूरा इवेंट है वो भी सोल्ड आउट हो चुका है, 8000 के आसपास टिकट्स थी इसकी, अब सिर्फ 800 के आसपास ही रह गई है और बस कुछ घंटे में ये शो भी निकल लेगा। और आजकल तो वैसे बहुत कॉमन ही हो गया है WWE का कि ये जो है इसको मतलब शोज को सोल्ड आउट कर रहे हैं। अगेन अगर आपको लग रहा है ये PLE है तो ना ये PLE है ना ये एक सिंपल कोई शो है, इसको आप बोल सकते हो प्रीमियम लाइव इवेंट। वो PLE वाला प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं, वो लाइव इवेंट का थोड़ा सा प्रीमियम लाइव इवेंट वाला वर्जन। स्कॉट स्टाइनर तो अपने प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर में अपनी बॉडी की वजह से बहुत ज्यादा जाने गए हैं और उनके बेटे ब्रॉक भी लग रहा है उसी वाले नक्शे कदम पर चल चुके हैं। ये अभी उनकी रिसेंटली फोटो बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने अपने पिताजी की तरह ही जो है वो जंजीर वाला जो है पहनते थे जो स्कॉट स्टाइनर, उसी को पहना हुआ है और यहाँ पे वो भी अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहे हैं। क्लियरली यहाँ से तो कोई DNA टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, देख के ही लग रहा है भाई स्कॉट स्टाइनर का ही लौंडा है। ये ट्वीट बड़ा सही लगा मुझे और थोड़ा सा तालियां बजाने वाला मूवमेंट होना चाहिए हमारे आज इस वीडियो में AJ स्टाइल्स के लिए। ये आपको पता ही होगा बहुत पुरानी हिस्ट्री जो थी, WWE ने कैसे आज से 20-22 साल पहले ही AJ स्टाइल्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने जो है बाकी शोज में काम करना पसंद करा WWE के स्पेशली शेड्यूल की वजह से। और ऐसा उन्होंने करा इसलिए था क्योंकि अपनी वाइफ को भी टाइम देना चाहते थे जो उनका उस पॉइंट पे था, उन टीचर बनने को लेकर, करियर बनाने को लेकर। तो देखो भाई इसे कहते हैं एक ट्रू लव की डेफिनेशन। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बस बता रहा हूँ, कहीं काम आ जाएगा पता। बैड ब्लड में थोड़ी स्पेशल वाली एंट्रेंस आप कोडी रोड्स की एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई एक बैंड है जो कि वायरल हुआ था, मैंने ना देखा ना मेरे पास कोई वीडियो है, अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट पता है तो उसको बता देना। किसी ने तो जो कॉलेज फुटबॉल गेम में है ये थीम प्ले किया था, तो अब जो बैड ब्लड में होगी कोडी रोड्स की एंट्रेंस, वो काइंड ऑफ ए परफॉर्मेंस होने वाली है इस बैंड की, जहां पर वो कोडी रोड्स के इस म्यूजिक को प्ले करेंगे और उस शाही वाली एंट्रेंस के साथ कोडी रोड्स आएंगे। और इसका सेंस भी बनता है क्योंकि कोडी रोड्स के घर में अटलांटा जॉर्जिया में ये होने वाला है शो, और फिर वहां पे
उनको स्पेशल थोड़ा सा दे देंगे तो मजा भी आएगा। वैसे रोमन रेंस के अकॉर्डिंग तो अटलांटा उनकी सिटी है। चलो आओ थोड़ी देर के लिए आपको एक इनसाइडर वाले मोड में मैं लेके चलता हूँ। WWE ने अभी क्या किया, उन्होंने जो ग्रेटेस्ट रोमन रेंस के स्मैकडाउन के मूवमेंट हैं उनको फीचर किया इस लिस्ट में। आपको रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का साथ में आना, सैमी जेन को टी शर्ट देना, रे मिस्टीरियो रोमन रेंस का हेल इन अ सेल मैच, उनको नई चैंपियनशिप मिली, पावर बॉम्ब जो उन्होंने किया था शील्ड के साथ अंडरटेकर को, वो सब है। लेकिन नंबर 1 पर जो स्पॉट रखा है रोमन रेंस के ग्रेटेस्ट स्मैकडाउन वाले मूवमेंट में, वहां पे है जब रोमन रेंस रॉक को रोकते हैं, वो माइक पे जो बोलने जा रहे थे कुछ, और उसके बाद एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं द रॉक को। अब मैं बात आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये WWE की जो टॉप 10 वाली लिस्ट होती है इस पर कभी भरोसा मत किया करो। ये फिलहाल के मूड माहौल के हिसाब से जो इनको लगता है सबसे बेस्ट है वही चीज करते हैं, क्योंकि कायदे से अगर आप टॉप 10 मूवमेंट देखोगे तो ये एक बड़ा मूवमेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा और चीजें जो कि रोमन रेंस ने बिग डॉग वाले कैरेक्टर में भी स्मैकडाउन के टाइम पे करी हुई है। तो बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इनका रहता है स्पेसिफिक कि करंट की स्टोरी लाइन के हिसाब से क्या हम ऐसी किस एक चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको नंबर 1 पे रखते हैं। और आपको पता है रोमन रेंस एंड रॉक के बीच अभी जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, उसके भी डायनामिक बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब रोमन रेंस कोडी रोड्स के साथ टैग टीम बना रहे हैं। तो इसीलिए वो जो खिचड़ी है कि रेसलमेनिया का मैच कौन सा होगा 41 में, वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। अगेन स्पॉटिफाई पे सुनना 20 मिनट जाके, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उसको लेके। तो ये कहानी WWE रोमन रेंस और रॉक के बीच चला रही है। एक तरफ रॉक और कोडी का तो अलग है, फिर रोमन और कोडी की भी स्टोरी अभी हमने देखी, उसने भी आग पकड़नी शुरू कर दी है। और फिर ये रोमन और रॉक का तो आपको पता है जमानों से चल ही रहा है कि इनका मैच रेसलमेनिया में कब होगा। इस बार रेसलमेनिया भाई बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब मैच कौन सा WWE रखेगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं कह नहीं रहा था कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का मैच बैड ब्लड के मेन इवेंट में नहीं हुआ तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। फिलहाल यार देखो कुछ सीन ऐसा है, WWE ने तो ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो यूएसए नेटवर्क है वहां पे तो वो ऐसे जिस तरीके से उन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा है कि यही वाला मैच जो है शो का मेन इवेंट करने वाला है। थोड़ा सा अजीब होगा, रोमन रेंस जो है शो पर है लेकिन फिर भी वो मेन इवेंट में नहीं है, बट आई थिंक ये मैच डिजर्विंग है। इसके अलावा कोई और दूसरा मैच मेन इवेंट में होना भी नहीं चाहिए। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा पॉडकास्ट एपिसोड रेसलमेनिया की इस पूरी भसड़ के बारे में, उसको जाके जरूर सुनना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।